सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बिहार पीसीएस मेंस सीरीज के तहत आज हम लोग आधुनिक भारत में मौर्य कला के बारे में पढ़ेंगे। भारत के इतिहास का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। भारत के इतिहास में जिस अखंड भारत की संकल्पना आज समस्त भारतीयों के मन में व्याप्त रहती है, कहीं न कहीं उस अखंड भारत की संकल्पना को पहली बार अगर भारत के धरती पर किसी ने साकार किया था तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व और कृतित्व से वह इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर हमेशा के लिए अपना नाम लिखाकर चले गए। मौर्य साम्राज्य केवल अपने प्रशासन, शासन और अपने उपलब्धियों के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि मौर्य काल अपने कला के लिए भी जाना जाता है। भारत के इतिहास में मौर्य काल पहला एक ऐसा चरण था जिसमें सम्राट को या राजा को या शासक को अवसर मिला कि वो कला के संबंध में कोई बड़ा कार्य ऐसा करके जाएं जो मील का पत्थर साबित हो। यही कारण है कि मौर्य काल में कला के क्षेत्र में कुछ ऐसे मानक स्थापित हुए जिसके कारण से मौर्य कला भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाकर चला गया। यही कारण है कि बिहार पीसीएस के मेंस के एग्जाम में आधुनिक भारत के तहत मौर्य कला का प्रमुख रूप से विषय इसमें संबंधित किया गया है या विषय को इसमें सम्मिलित किया गया है। चूंकि मौर्य काल का संबंध मुख्य रूप से उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना अर्थात बिहार से ही रहा है, इसलिए बिहार पीसीएस की मेंस के एग्जाम में मौर्य कला को एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में रखा गया है। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं मौर्यकालीन कला या मौर्य कला। अब प्रश्न ये उठता है कि मौर्य कला क्या था। मौर्य कला के तहत हम लोग किन किन तत्वों या किन किन विशेषताओं को देखते हैं और मौर्य कला अपने किन विशेषताओं के लिए जाना जाता है, इनको हम 2-3 अंगों में जानकर पढ़ेंगे। सबसे पहले मौर्यकालीन कला जो है वो 2 भागों में बटा। पहला मौर्यकालीन कला 2 भागों में बटा। पहला राजकला। राजकला का मतलब मौर्य राजाओं ने जिन जिन स्थापत्य या जिन जिन मूर्ति कला या जिन जिन चित्रकला का निर्माण किया, यानी मौर्य सम्राटों के द्वारा जिस कला का निर्माण किया गया उसको राजकला कहा गया। उसके अलावा सामान्य जनजीवन या सामान्य जनता ने या सामान्य लोगों ने जिस कला का प्रचलन किया या जिस कला का निर्माण किया उसको लोक कला कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो एक ऐसा समय था, वो एक ऐसा जमाना था जिसमें आम जनता के पास ना ही इतना धन था, ना ही इतना समय था, ना ही इतना ऊर्जा थी, ना ही इतनी शक्ति थी कि वो कला के क्षेत्र में अपने रोजमर्रा के जीवन के खर्च से बाहर निकलकर वो किसी कला और संस्कृति के बारे में कुछ मानक स्थापित कर सके। हालांकि कुछ साक्ष्य लोक कला के अवश्य मिले हैं, लेकिन लोगों के पास इतना धन नहीं था, लोगों के पास इतना समय नहीं था कि अपने जीवनचर्या से, अपने जीविका से बाहर निकलकर कला के कुछ ऐसे मानकों का निर्माण कर सके जिससे लोक कला अपनी उपलब्धियों को छू सके। इसलिए लोक कला के बहुत बढ़िया या बहुत ज्यादा मात्रा में लोक कला के बहुत ज्यादा साक्ष्य मौर्य काल में नहीं दिखाई देते, लेकिन हाँ, राजकला के क्षेत्र में कुछ ऐसे मानक स्थापित हुए जो आने वाले भारतीय इतिहास में आज तक भारतीय इतिहास के कला को आज तक वो मार्गदर्शित करते हैं। इसके पीछे यह भी कारण देखा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला अखंड अखिल भारतीय साम्राज्य था
चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास साम्राज्य भी था, धन भी था, समय भी था, ऊर्जा भी था और पूरे भारत पर एक छत्र शासन था। भारत की कोई भी शक्ति चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को चुनौती देने के लिए पैदा नहीं थी और यही कारण है धन धान्य से परिपूर्ण भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ने कला के क्षेत्र में भी कुछ मानक स्थापित किए। अब मौर्य कला के क्षेत्र में जब हम अपना अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो मौर्य कला में सबसे पहले हम लोग राजकला देखते हैं। मौर्यकालीन राजकला में जो प्रमुख उदाहरण मिला है वो मिला है मौर्य राजप्रासाद। राजप्रासाद या जिसको आप मौर्यकालीन राज दरबार कह सकते हैं। इसके अलावा स्तंभ, इसके अलावा गुहा यानी गुफा कला, ये मौर्य काल के, और बहुत सारी मूर्तियां भी, ये सब मौर्य काल के क्या हैं, राजकला के क्षेत्र में। सबसे पहले देखा जब मौर्य राजप्रासाद कैसा था। देखिए मौर्य काल में पटना के कुम्भरहार के मौर्यकालीन जो है एक बहुत बड़ा राजप्रासाद मिला है। राजमहल का अंग भी रहा होगा और राजप्रासाद भी था, एक महल का साक्ष्य मिला है। पटना में कुम्भरहार नामक स्थान पर ही इसका साक्ष्य मिला है मौर्य राजप्रासाद का। और मौर्य राजप्रासाद एक बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ था, ठीक है ना। इसमें एक सभा भवन भी मिला है जो 84 प्रस्तर स्तंभों पर, पत्थर के स्तंभों पर, इसी राजप्रासाद मौर्य राजप्रासाद के बारे में एरियन ने लिखा है, यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि इसकी तुलना सूसा और एक बतना भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसके शौर्य की, इसके रुतबे की बराबरी जो है वो सूसा और एक बतना के क्षेत्र भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। इससे आप मौर्य राजप्रासाद के बारे में, उसके प्रतिष्ठा के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं एरियन के इस शब्दों से। इसके अलावा वहीं कुछ दूरी पर उसी राजप्रासाद का एक अंग सभा भवन मिला है जो 84 स्तंभों पर खड़ा था। इस सभा भवन की विशेषता यह है कि छत और फर्श तो शायद लकड़ी का रहा होगा, लेकिन यह 84 प्रस्तर स्तंभों पर खड़ा था। और मौर्यकालीन स्तंभों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो पालिशदार है, चमकदार है। यानी मौर्यकालीन कलाकारों ने पत्थर पर शीशे जैसी पालिश करने की कला उनको मालूम था। ये उस जमाने में एक बहुत आश्चर्यजनक कलात्मक विशेषता माना जाता है कि पत्थर पर चमकदार पालिश शीशे जैसी की जाती। यानी चमकदार पालिश करने की प्रथा जो है वो मौर्य काल में प्रचलित था। और आपको यह भी जान के आश्चर्य लगेगा कि जो विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि मौर्य काल में पत्थरों पर पालिश रूपी स्तंभ, ये भी आप एग्जाम में लिखिएगा जरूर। देखिए मैंने बार बार ये बताया कि आप एग्जामिनर को मजबूर जरूर कर सकते हैं नंबर देने के लिए, तो आप थोड़ी सा कंपैरिजन कर दे, थोड़ी सा कंपैरिजन जरूर करके दिखाएं। एग्जामिनर को कंपैरेटिव लेखन का थोड़ी सा आप जरा सा एग्जामिनर को जरूर परिचय कराया करें। इससे आपके ज्ञान की गहराई एग्जामिनर को पता चलता है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने यह कहा कि जो पत्थर पर पालिश करने की कला है ये ईरान से सीखा होगा, हकमानी पारसिक इतिहास कलाकारों से सीखा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो इसको गलत मानते हैं। वो कहते नहीं, हमारे वहां सिंधु घाटी सभ्यता में पालिशदार पाषाण स्तंभ मिले हैं और जो कला पालिशदार मिला हुआ है वो पालिशदार जो उस समय के क्षेत्र मिले, उस समय के जो कलात्मक वस्तुएं मिली हैं या कलात्मक स्थापत्य मिले हैं पालिशदार, उसका जो बनावट है वो देसी है, ईरानी नहीं है। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि पालिशदार पत्थर को चमकाकर पालिशदार स्तंभों का प्रयोग करना यह भारतीय विशेषता है। यहां आप तुलना कर लिए। इसके बाद मौर्यकालीन राजप्रासाद में मैंने यह बताया कि 84 स्तंभों पे खड़ा है, छत उसका लकड़ी का रहा होगा, फर्श भी माना जाता है लकड़ी का ही रहा होगा, लेकिन वो खड़ा है पत्थर के चमकदार स्तंभ पर।
आपको जान के आश्चर्य होगा, इसकी इसकी जो महिमा है इस सभा भवन की, वो 4वीं शताब्दी ईस्वी तक भी बना रहा। इसका कारण यह है कि जब फाहियान गुप्त काल में भारत आया तो फाहियान इस सभा भवन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसके मुख से निकल गया कि इसका निर्माण, इस सभा भवन का निर्माण जो है वो मानव नहीं कर सकते, इसका निर्माण जो है देवता किए होंगे। इसका निर्माण देवता, ये शब्द आप जरूर एग्जाम में लिखेंगे, इसका निर्माण देवताओं ने किया होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौर्यकालीन स्थापत्य अपने निर्माण और अपने कलात्मक विशेषता के क्षेत्र में अतुलनीय थे और इतना ज्यादा उच्च कोटि के थे कि विदेशी उसको देखकर अभिभूत हो जाते थे। इसीलिए फाहियान ने कहा कि इसका निर्माण मानव नहीं कर सकते, इसका निर्माण देवताओं ने किया। यह तो हो गया मौर्यकालीन राजप्रसाद के बारे में। इसके अलावा मौर्य काल का जो दूसरा कला का अगला तत्व है वो है मौर्यकालीन स्तंभ। और मौर्यकालीन स्तंभ का मुख्य रूप से जो निर्माण है वो अशोक ने किया था। वैसे भी अशोक को 84 अनुश्रुतियां ये बताती हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। हालांकि यह अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ जो हैं, क्योंकि मौर्यकालीन स्तंभों का प्रयोग अशोक ने अपने अब संबोधन के लिए किया था, अभिलेख के रूप में किया था, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभों की बड़ी विशेषता है। पहला, ये काफी ऊंचे हैं, फिर ये नीचे चौड़े हैं, ऊपर पतले होते चले जाते हैं। और जो अगली सबसे बड़ी विशेषता है मौर्यकालीन स्तंभ की, जो जनरली अशोक के स्तंभ हैं, जनरली अशोक के ही स्तंभ हैं, चाहे वो रामपुरवा हो, चाहे वो लौरिया अरराज हो, चाहे वो लौरिया नंदनगढ़ हो, चाहे कालसी का हो, जहां जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं या स्तंभ लेख मिले हैं, जनरली इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये एकास्मक है। एकास्मक का मतलब एक ही पत्थर के बने, इनको ज्वाइंट करके नहीं बनाया गया, एकास्मक हैं। सबसे बड़ी पहली विशेषता जान लीजिए कि मौर्यकालीन जो अशोक के स्तंभ हैं, इनकी जो सबसे बड़ी देखिए, एग्जाम में विश्लेषण करने से नंबर मिलता है, तथ्य भरने से नहीं मिलता हुआ है। तो आप थोड़ी सा विश्लेषण करें, एग्जामिनर को ये बताएं कि पत्थर जो है वो एकास्मक हैं। वही विशेषता आपसे पूछ रहा है कि मौर्यकालीन जो स्तंभ हैं, अशोक के स्तंभ, सीधे अशोक के स्तंभ बोल दीजिए, वो एकास्मक हैं और पालिशदार है, चमकदार। पत्थरों पर शीशे जैसी चमकदार पालिश करने की कला भारत में प्रमुख रूप से मौर्यकालीन कलाकारों ने प्रारंभ किया। हालांकि इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं। यही कारण है, बहुत सारे इतिहासकारों ने यह बताया है कि यह पत्थरों पर पालिश करने की कला जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से लेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव भी देसी ही है, विदेशी नहीं कि ईरान के हकमानी पारसी कलाकारों से मौर्यों ने सीखा होगा, ऐसा नहीं है। जनरली ये देसी ही मां है। पहला ये हो गया, इस एकास्मक पत्थर है, ये भी बताइए। इसके अलावा चमकदार पालिश किया हो गया है अशोक के स्तंभ। इसके अलावा उसके शीर्ष पर विभिन्न जानवरों के बहुत सारे पशुओं के भी मूर्तियां रखी हैं या बनाए गए हैं, उसके चित्र बनाए गए हैं। जैसे सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ, 4 शेर जो हैं वो आपस में पीठ सटाए बैठे हैं, लेकिन कलाकार की उत्कृष्टता देखिए कि जिधर से देखिएगा आपको केवल 3 शेर ही दिखेंगे। और वही सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ जो है वो भारत का राज चिन्ह भी, इसी को सरकार भारत के संविधान ने अपनाया है, ठीक है ना। उस पर एक चक्र भी बना हुआ है, धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में। महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में भी वहां वो अंकित चक्र के रूप में किया गया है। तो मौर्यकालीन अशोक के जो स्तंभ थे वो एकास्मक थे, पालिश किए हुए थे, नीचे चौड़े थे, ऊपर पतले होते चले गए थे। पशुओं के आकृतियां या उसमें मूर्तियां बनी हुई हैं, आकृतियां बनी हुई हैं, जिसमें सारनाथ का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं,
रामपुरवा का वृषभ दे सकते हैं, संकिसा का हाथी दे सकते हैं, धौली का भी हाथी दे सकते हैं। आप देखें कि जो भी चीज बनाया गया है उसके जानवरों के, पशुओं के अंगों को भी उकेरा गया। तो ये मौर्यकालीन जो अशोक के स्तंभों की विशेषताएं हो गई। क्या क्या उसकी विशेषताएं, यही विशेषताएं आपको मौर्य कला में लिखना है। देखिए एग्जामिनर को बहुत तथ्य मत बताइए। मैंने देखा बच्चे जीएस में ये नहीं, देखिए तथ्य बताइए ठीक है, थोड़ी विश्लेषण भी कर दीजिए। अब आइए तीसरा जो मौर्यकालीन राजकला का जो तीसरा अंग है वो है गुहा कला, यानी गुफाएं। मौर्य काल में ही गुफाओं को बनाकर जो अन्य सन्यासियों को दान देने की प्रथा प्रारंभ हुई, और इसको प्रारंभ करने वाला था अशोक। अशोक ने गया के बराबर पहाड़ियों पर 3 गुफाएं दान में दी आजीवक संप्रदाय के साधुओं को, और वहीं से गुहा कला का साक्ष्य मिलता है। और उन गुफाओं को, जो 3 गुफाएं मिली हैं, सुदामा, कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी, ये तीनों गुफाओं अशोक ने दान में आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को दिया था। और इसमें जो है आप देखेंगे तो अंदर इसके जो फर्श है, दीवार है और छत है, वो पालिश किए हुए, वही पालिश करनी। यानी आप ये देख सकते हैं कि मौर्यकालीन कला में पालिश करना, पत्थरों पर पालिश करना एक प्रमुख विशेषता थी। ये चीज आपको बताना है। और अशोक के जो गुफाएं मिली हैं, इसके बाद अशोक का जो पौत्र था दशरथ ने भी जो है वो दिया है गुफाएं, बराबर नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाएं दान की थी, उसमें भी कला का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो चाहे मौर्य काल में अशोक की तीनों गुफाएं हों जो उसने दान में दिया था, आजीवक संप्रदाय थे, उसके अंदर चमकदार पालिश है और ढोलकाकार छत है, ये सब जो विशेषताएं हैं गुफाओं की, वो विशेषता है, वो गुहा कला की विशेषता है। और चाहे दशरथ ने उसको दिया हो। ये तो हो गया मौर्यकालीन राजकला, ठीक है ना। इसके बाद मौर्य काल में हमें जन कला का भी साक्ष्य मिलता है। मौर्यकालीन राजकला में हम लोग राजप्रसाद देख लिए, इसके बाद हम लोगों ने स्तंभ देख लिया, फिर हमने गुफाएं देख लिया। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद मौर्य काल में कुछ हमें लोक कला के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोक कला के साक्ष्य, वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोक कला के साक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं मिलते। लोक कला के, क्योंकि मैंने बताया कि ना ही ज्यादा ऊर्जा धन था उनके पास, ना ही समय था, जीविका, रोजमर्रा के जीविका से समाज इतना विकसित भी नहीं था, तो वहां लोग, लेकिन फिर भी कुछ मिले हैं। जैसे मथुरा के परखमगंज से यक्ष की मूर्ति मिला है, पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिला है, पटना के बुलंदी बाग से एक हंसता हुआ बालक का सिर मिला है। तो ये भी लोक कला के कुछ उदाहरण हैं जो आप एग्जाम में आप प्रस्तुत करेंगे। बस हमेशा याद ये रखिएगा, तो लोक कला के क्षेत्र में एक चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति जो पटना के दीदारगंज से मिला है, और मथुरा के परखम से जो यक्ष की मूर्ति मिला है, ठीक है, और एक हंसते हुए बालक का जो सिर मिला है वो पटना के दीदारगंज से मिला। ये लोक कला का उदाहरण है। हालांकि ये बहुत उच्च कोटि के नहीं है, लेकिन हंसता हुआ बालक बिल्कुल हंसता हुआ लग रहा है, ये भी उच्च कोटि का आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत उच्च कोटि का मैंने बताया नहीं समय, लेकिन मौर्यकालीन जो राजकला है वो उच्च कोटि का है। और वो भारत में आने वाले, अब जैसे जो गुहा कला अशोक ने बनवाए हैं, तो दक्षिण भारत के बाद में जो अजंता एलोरा की गुफाएं मिली हैं वो इसी के आधार पर बनाएंगे, या बहुत सारी चीजें विशेषताएं यहां से मिली। तो हो सकता है कि कलाकारों ने यहां से सीख लिया हो, यानी कि वो माइलस्टोन साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ मौर्यकालीन गुफा कला, और सबसे पहले वहीं से शुरू ही हुआ था एक संगठित कला। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन वो कला करें वो तो उनके लेखन शैली का प्रागैतिहासिक काल में जो मिला है, लेकिन कला पालिशदार करके और उसको वेल मेंटेन गुफाएं देना दान में, ये कला तो मौर्य काल से ही शुरू हुआ है।
ठीक है, तो ये हो गया मौर्य कला के बारे में मैंने बताया। मेरा उद्देश्य यही है कि आप के मन में एक अवधारणा विकसित हो जाए, जो भी मेंस के जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उसकी अवधारणा विकसित हो जाए, ताकि एग्जाम में आपके पास कुछ ना कुछ शब्द जरूर रहे, चाहे पेपर कैसा भी है। और इसी प्रयास में मैं अपने सारे लेक्चर आपको दे रहा हूं। ठीक है, तथ्यों को पुलिंदा में भरने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य है विश्लेषण करना। ठीक है, ताकि आपके पास सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ शब्द जरूर रह जाए। केवल तथ्यों को रटवा देना यही उद्देश्य मेरा नहीं है। तथ्यों का विश्लेषण और तथ्यों के प्रति आपके मन में समझ विकसित करना हमारे लेक्चर का प्रमुख उद्देश्य है। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।